अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। खैर है, खैर है, कर लेते हैं सुबह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट किए थे ऑडिट के बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि वो आगे जैसे आप बढ़ते रहेंगे सिलेबस की तरफ तो वो आपके जो है ना वो काम आते रहेंगे। एक दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली एडवांस लेवल कराऊँ, लेकिन उसमें फिर कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। तो पहले जो है ना तरीका वारदात कुछ इस तरीके से होता है, पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ऑडिट के जार्गन्स हैं, वो पहले हम उसको समझ लेंगे, तो उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा समझ में हमें काफ़ी आसानी रहेगी। तो लास्ट क्लास में हमने काफ़ी हद तक चीज़ें को डिस्कस की थी, बेसिक लेवल से उठा के, और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तक हमने जो है ना वो डिस्कस कर ली थी चीज़ें, वो आप लोगों के सामने सारे। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन होती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। ये डेफिनेशन एक छोटी सी है, बट इसको थ्योरी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और जब हम प्रैक्टिकली किसी कंपनी का ऑडिट देखते हैं तो वहाँ पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है ना वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे हम महावरतन कहते हैं ना कि यार फुप्पो ना बनो, फुप्पो ना बनो मतलब इन्वेस्टिगेट ना करो चीज़ों को, ज़्यादा गहराई में ना जाए। तो ये वो वाली इस्तिलाह है, सॉरी टू ऑल द फुप्पोज आउट देयर, बट दिस इज़ द फैक्ट कि हम जो है ना वो ऑडिट टर्म के अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को इस इस्तिलाह में यूज़ करते हैं। समझाने के लिए ज़्यादा आसान रहेगा हमारे जो सोशल इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड है, एक रवैया है, एक ऑरा है। ऑरा क्या है भाई? क्वेश्चनिंग माइंड रखना हर चीज़ के अंदर। ये ऐसा क्यों है? अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना वो सैलरीज की फिगर थी 12 मिलियन, इस साल सैलरीज की फिगर है 14 मिलियन, तो ये इंक्रीज़ क्यों आया है? इसको मैंने कंपेयर किया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हुए इस साल, लेकिन सैलरीज इंक्रीज हुई हैं। तो पता चला भाई इस साल एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, आपको पता है पिछले सालों में बहुत ब्रेन ड्रेन हुआ है, तो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस कंपनी ने दिए, रिटेंशन बोनस दिए। ये क्या हुआ? जब आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखा तो आपको चीज़ें पता लगी। ठीक है जी। अच्छा, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस विच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। तो ऑडिटर का पर्पस क्या है? सर ऑडिटर का पर्पस ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के इक्वल नहीं होंगी तो ये क्या कहलाती है सर? ये कहलाती है मिसस्टेटमेंट। तो ऑडिटर को हमेशा हमेशा, ऑडिटर का ब्रॉडर टर्म में रिस्क क्या रहेगा? ऑडिट रिस्क, कि उसकी ओपिनियन गलत ना हो जाए। बस ऑडिटर का जो काम है ना, जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर करेगा अपनी लाइफ में, जो भी वो काम करेगा, सिर्फ अपनी इस ओपिनियन को, सिर्फ अपने इस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा कि मेरी जो फाइनल ओपिनियन है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने, लेकिन असल में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने, उसके अंदर सर कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक तो आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, और आपने अलर्ट रहना है उन कंडीशंस पे जो कि कभी भी पता लगे कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने। लेट्स एग्जांपल, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ, आई स्टैंड तो पढ़ा है ना, आई स्टैंड को ऑडिट करने के लिए एक स्टैंडर्ड मौजूद है आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स के नाम से, जो कि आपके सिलेबस के अंदर भी मौजूद है। तो कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया है जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रहा था और जिसको एडजस्ट या डिस्क्लोज करना चाहिए था एज पर आई स्टैंड, लेकिन वो एडजस्ट या डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो ये कहलाएगी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फर्ज करो कोई मैटर था, वो मटेरियल था, आग लगी बिल्डिंग में, बताया नहीं, कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गया, ऑडिटर को ही नहीं बताया, तो फिर क्या है? ये मिसस्टेटमेंट है। मिसस्टेटमेंट आइदर ड्यू टू एरर ऑफ फ्रॉड। इसका रिस्क क्या है कि भाई ओपिनियन आपकी गलत हो सकती है। भाई फंडामेंटल डिस्क्लोजर है, फंडामेंटल एडजस्टमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट ही नहीं हुई है। जब वो एडजस्ट नहीं हुई है तो आपका ऑडिट रिस्क ओवरऑल बढ़ चुका। तो ऑडिटर को इस चीज़ को मद्देनजर रखना होगा कि कभी भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से मेरी ओपिनियन मिसलीडिंग हो सकती है यूज़र के लिए, तो मुझे अपने ऑडिट रिस्क को कम से कम रखना है, और ऑडिट अश्योरेंस जो है, मेरी अश्योरेंस फैक्टर जो है उसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। कोई भी ऑडिट एविडेंस ऐसे आप प्राइमा फेसी पे आप नहीं देखते कि आप बोल दो कि यार ये सही है। जैसे फर्ज करो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने मांगा रेंटल एग्रीमेंट, मैनेजमेंट ने उठा के मुझे फोटोकॉपी दे दी, तो क्वेश्चनिंग माइंड क्या कहेगा? हो सकता है कि एग्रीमेंट जाली हो, तो फोटोकॉपी है ना, आपने ओरिजिनल तो देखा नहीं है। भाई तरीका क्या होगा? मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा ये फोटोकॉपी दी है, आप एक बार मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दिखा दो, मैं उससे जरा मैच कर लूंगा, फिर मुझे रिलायंस आ जाएगी कि हाँ ये ट्रू कॉपी है। ठीक है, क्वेश्चनिंग माइंड कि भाई ऑडिट एविडेंस को मैं क्रिटिकली असेस करूंगा।
एक मुझे डेटा मिला है मार्केटिंग से, एक डेटा मुझे मिला है सेल से, एक डेटा मुझे मिला है प्रोडक्शन से, तो मुझे तीनों डेटा को आपस में रिकंसाइल करना पड़ेगा। डिमांड सप्लाई देखनी पड़ेगी, मुझे आगे सेल्स देखनी पड़ेगी, पिछले जो सालों में सेल की है वो देखनी पड़ेगी, क्वार्टर में जो सेल की है वो देखनी पड़ेगी। उससे हो सकता है कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि क्या पीपी के अंदर इम्पेयरमेंट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्या इन्वेंट्री इम्पेयर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना आपस में इंट्रा लिंक है, जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कॉर्पोरेशन का। तो मल्टीपल सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और आपस में कॉर्पोरेट करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग तो नहीं है यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। The auditor should not believe anything without corroborative audit evidence irrespective of management integrity and honesty in the past। ठीक है, अच्छा फर्ज करो कि यार एक कंपनी का तुम ऑडिट करते आ रहे हो, वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना बड़े ही वो नेक और परहेज़गार हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं। वहाँ पर ऑफिस के अंदर अजान की आवाज़ें आती हैं, वो दरियाँ बिछी होती हैं, चांदनी बिछी होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना वो दर्स के लिए तुम्हें बुला, ऑडिट टीम उधर बैठी है, दर्स के लिए बुलाते हैं कि भाई दर्स हो रहा है आप आ जाए। हर आधे पौन घंटे बाद दर्द चल रहा होता है, भाई सारे दरियाँ बिछा के बैठे होते हैं, इतने कोई सीधे साधे लोग हैं। लेकिन क्या आप उन पे देख के बोलोगे कि यार ये मिसस्टेट नहीं कर सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं, हर किसी के दुनियावी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हो सकता है मैनेजमेंट उन दुनियावी ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए काम कर रही हो, तो मिसस्टेट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी हो सकते हैं। तो आपने ये हमेशा अपना माइंड ओपन रखना है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी मिसरीड हो सकते हैं। जैसे इंसान को कभी भी मौत आ सकती है, तो इंसान ने आखिरत के लिए हमेशा से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि मौत तो कभी भी आ सकती है। तो जब मौत कभी भी आ सकती है, आपसे कभी कोई गुनाह सरजद हो गया, तो आप फ़ौरन से तौबा के दरवाजे तो बंद नहीं हुए ना, तौबा के दरवाजे तो खुले जब तक आप मर नहीं जाओ। ठीक है, तो तौबा के दरवाजे इंसान के लिए खुले हुए हैं, अल्लाह ताला का दिल इतना बड़ा है, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। तो कभी भी कोई ऐसा इवेंट हो सकता है कि आप वो उस गुनाह को सरजद कर लो और आप दोज़ख के लिए क्वालिफाई कर जाओ, लेकिन तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, तो आप क्या करोगे? अल्लाह ताला से तौबा कर लोगे। ठीक है, तौबा कर लोगे। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितने ही नेक हो, आपने हमेशा अल्लाह ताला से तौबा की दुआ करनी है, तौबा मांगनी है और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जगह और आला मुकाम नसीब अता फरमाए जब मैं मर जाऊँ, जब मैं अल्लाह ताला के पास चल जाऊँ। ठीक है, इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है कि भाई फ्रॉड कभी भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट इवेंट कभी भी आ सकते हैं, कंपनी के अंदर गोइंग कंसर्न के इशू कभी भी हो सकते हैं। तो ऑडिटर को क्या रहना है? हमेशा चौकन्ना रहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एट एनी टाइम भी मटीरियली मिसस्टेटेड आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इस कॉन्सेप्ट को, इस एटीट्यूड को, इस ऑडिटर के ऑरा को कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्यों जरूरी है? ऑडिट इसको इवैल्यूएट करना, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है। ऑडिट एविडेंस की क्रिटिकल असेसमेंट, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड है ना, चलता रहेगा, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। वही गाना है ना ऋतिक रोशन का, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा हूँ तो वैसा क्यों हूँ। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपने देखना है कि भाई ये ऑडिट एविडेंस मुझे ऐसे मिला है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे मिली है, एंटीने हैं वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं। तो जहाँ भी इनकन्सिस्टेंसी आएगी, मेरे स्केप्टिसिज्म के एंटीने और ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वायरमेंट से क्वेश्चन करना शुरू हो जाएंगे। Avoids overlooking or unusual circumstances, reduces risk related to overgeneralizing when drawing conclusion from audit observation। जैसे मैंने कहा भाई मैनेजमेंट सोमो सलात की पाबंद है, मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई ये तो झूठ बोलते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, और यहीं पे ऑडिटर का रोल आता है टू डिसाइड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, अब कोई ऐसा होता है कि भाई सरप्राइज कैश काउंट भी मैं कर सकता हूँ, ईयर एंड पे जाऊँ तो बैंक का ऑडिट कर रहा हूँ, नेशनल बैंक की 1500 ब्रांचेस हैं। ठीक है, मैं हमेशा हाई रिस्क, लेट्स से मैं हमेशा हाई रिस्क जो ब्रांचेस होती है ना उसका जाके मैं कैश काउंट कंडक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने लो रिस्क रेटिंग वाली ब्रांचेस भी उठा के कैश काउंट उसका करना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या किया, इस प्रोसीजर के अंदर, कैश काउंट के प्रोसीजर्स के अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी के एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, कि जहां पर मैनेजमेंट सोच भी नहीं सकती कि यार यहाँ पर ऑडिटर आएगा, यहाँ तो इतना बड़ा बैलेंस नहीं है, या यहाँ पर कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। मैं देख रहा हूँ ओवरऑल कंट्रोल को कि भाई नेशनल बैंक का जो हेड ऑफिस है ना उसका कंट्रोल जो है ना वो वीक पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जाके उन ब्रांचेस का काउंट करूँगा। ठीक है, जहाँ पे लो रिस्क है वहाँ पर एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करूँगा, देखने के लिए कि ओवरऑल कंट्रोल्स सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है जी, अगला कॉन्सेप्ट है प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव नॉलेज, audit knowledge, experience and training within the context of accounting, auditing and ethical standard in different circumstances of audit to reach an appropriate course of action। अच्छा, एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो बीइंग अ स्टूडेंट मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईकैप जब सिनेरियोज को टेस्ट करता है ना तो कभी भी कोई भी सवाल ऐसे पूछ लेता है, कोई भी टॉपिक कभी भी टेस्ट हो जाता है। भाई बीकॉम की क्वालिफिकेशन तो है नहीं, इंटरमीडिएट तो आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, ये आईकैप है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तो कभी भी कोई भी सवाल
आ सकता है, कभी भी सवाल के अंदर कोई फ्रॉड की चीज़ें छुपी हो सकती हैं, कभी भी सवाल के अंदर गोइंग कंसर्न की चीज़ें छुपी हो सकती हैं, कभी भी सवाल के अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट की चीज़ें छुपी होती हैं। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला माइंड रखना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जो प्रोफेशनल जजमेंट। सर प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया ना, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया ना प्रोफेशनल जजमेंट, क्या भाई आई कैप जगह जगह कह रहा था कि स्टूडेंट जो है ना वो रोट लर्निंग में बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन जहाँ पे सिनेरियो बेस्ड सवाल आते हैं ना वहाँ पर बच्चे मसले मसाइल कर जाते हैं। मतलब एक रट्टा लगाए हुए क्रैमिंग उसको एक स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर रख के अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो एग्जामिनर इन अदर वर्ड्स क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि बच्चे प्रोफेशनल जजमेंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। सर प्रोफेशनल जजमेंट क्या है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर ऑडिट जो तुम पढ़ लो 6 महीने 5 महीने, उस नॉलेज को जाके तुमने एक स्पेसिफिक सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करना है। भाई सारे स्टैंडर्ड तुमने पढ़ लिए, कैफ 8 इज द लास्ट सब्जेक्ट इन कैफ, ठीक है। तुम अकाउंटिंग पढ़ के आ गए, तुम टैक्स पढ़ के आ गए, तुम लॉ पढ़ के आ गए, तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ के आ गए। उन सारे सब्जेक्ट की नॉलेज को उठा के तुमने एक जगह पे अप्लाई करना है, सही है। तो एग्जामिनर कह रहा है जितनी भी तुम्हारी क्यूमुलेटिव नॉलेज है, ऑडिट नॉलेज है या एक्सपीरियंस है। सर एक्सपीरियंस तो मेरा है ही नहीं। भाई एक्सपीरियंस मेरा है ना, मैं एक फर्म के अंदर एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, वीडियो में डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो एक्सपीरियंस तुम लोगों के पास भी डिलीवर हो। तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम लोगों ने अपना आंसर देना, तो वो तुम लोग का क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल जजमेंट। जब तुम फर्म में जाओगे तो तुम्हारा अलग एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा। अभी तुम लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ है, फिर तुम लोग जब फर्म चले जाओगे तो फर्म में तुम्हारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग काउंट होना शुरू हो जाएगा। तुम लोग फर्म से बाहर जाओगे, फर्म में जैसे तुम लोग ग्रो कर जाओगे, मैनेजर बन जाओगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस और ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस तरह से आप प्रोफेशनल लेवल के अंदर बढ़ते जाते हो, आपका एक्सपीरियंस उस हिसाब से बढ़ते जाता है, आप चीज़ें देखते जाते हो, ठीक है भाई। अब जो सुपरवाइजर काम कर रहा है, सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस कम होगा, मैनेजर का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, हालांकि स्टैंडर्ड दोनों ने सेम पढ़े, उसने हालात और वाकया से ज़्यादा सीखा है, उसको और मेच्योर कर दिया, उसको और सर्कमस्टांसेस देख लिए उसने कि उस सिचुएशन में इस केस को किस तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में यार वैल्यूएशन का कोई इशू आ गया तो मैं उसको पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई करूँ। अब पार्टनर का सोचने का तरीकेकार अलग होगा, डायरेक्टर का सोचने का तरीकेकार अलग होगा, ठीक है। पार्टनर का व्यू एक बहुत बड़ा विजन है उसका, ठीक है। उसने सालों लगा दिए फर्म के अंदर काम करते करते, उसने पता नहीं कितने ऐसे सिनेरियोज देखे हैं, सिनेरियोज देखे तो सिनेरियोज देख देख के उसका एक्सपीरियंस डेवलप हुआ है, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज उसके पास भी उतनी होगी शायद जितनी आपके ऊपर है, प्लस माइनस, लेकिन एक्सपीरियंस उसका आपसे कहीं ज़्यादा है, ट्रेनिंग उसकी आपसे कहीं ज़्यादा है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? जितनी भी आपने नॉलेज इकट्ठा की है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जितनी भी आपकी ट्रेनिंग हुई है, उन सबको मिला लो और उन सबको मिला के किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे अप्लाई करना इज योर प्रोफेशनल जजमेंट। बच्चों यहां तक, ऑनलाइन वाले बच्चों यहां तक बात क्लियर हो रही है कि प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अंदर सारी की सारी नॉलेज को, सारे के सारे एक्सपीरियंस को, सारी की सारी ट्रेनिंग को एक जगह पर आके अप्लाई कर देना, दिस इज योर प्रोफेशनल जजमेंट। यही आपका एग्जामिनर भी आपको कहता है कि स्टूडेंट रोड लर्निंग वाले एरियाज में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहां पर मैं कहता हूं ना कि यार सिनेरियो बेस्ड सवाल में पूछना शुरू कर देता हूं, जहां पर मैं एक पर्टिकुलर नॉलेज को टेस्ट करता हूं एक स्पेसिफिक सिनेरियो में, वहां पर बच्चा फेल हो जाता है। सर दिस इज प्रोफेशनल जजमेंट, दिस इज प्रोफेशनल जजमेंट। जब एग्जामिनर बोलता है कि की एस्पेक्ट्स को मिस कर गए, फ्रॉड था उसके अंदर, बच्चा पिक ही नहीं कर सका, गोइंग कंसर्न का मसला था, बच्चा पिक ही नहीं कर सका, तो एग्जामिनर इन अदर वर्ड्स क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि सर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर सके। अब आईकैप तो इस तरह देखता है ना इस बच्चे में प्रोफेशनल जजमेंट है, ना इस बच्चे में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। अगर मैं इस बच्चे को ऑडिट के अंदर पास भी कर दूं तो फर्म में जाके क्या दबाई मचाएगा? सही है। तो आईकैप तो इस तरह नहीं चाहता, आईकैप तो इस तरह हर सब्जेक्ट को टेस्ट करता है कि अगर आप ऑडिट पास करके निकल रहे हो तो आप किसी फर्म में जाके ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे होगे, आगे अपनी लेवल को आप एक्सपर्टीज को इस तरीके से अप्लाई करोगे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को आप इस लेवल पे ले जाओगे कि आप किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकते हो, किसी भी अच्छे कंटेंशियस मैटर पे आप कंक्लूड कर सकते हो। तो बेटा हमने भी इस सब्जेक्ट को इसी पर्सपेक्टिव से, इसी नज़रिए से देखना है। क्लियर हो रही है बात? ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर है? अब एक तो वर्चुअल कनेक्ट होते हो ना यार, शक्लें सामने नहीं होती तो पता नहीं होता, सर मुंडी भी नहीं हिल रही होती तो पता ही नहीं होता कि यार ये क्लियर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो सर ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, अपनी स्टडीज़ के थ्रू भी याद रखना, और जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाओगे ना तब भी याद रखना, ठीक है। जब मेरे पास दूसरे मैनेजर्स आते हैं ना रिव्यू के लिए और कोई चीज़ ऐसी मिस कर जाते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई वेयर वॉज योर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैं जजमेंट पे क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका एक लेवल अलग है, मेरा एक लेवल अलग है, पार्टनर का लेवल अलग होगा,
मैं स्केप्टिसिज्म पे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई एक सामने चीज़ें दिख रही हैं, वो चीज़ें पिक कैसे नहीं हुई तुम लोग की, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे सवाल होता है, ठीक है। और वो मैं आपसे भी सवालात करूँगा जब मैं आपको सिनेरियोज दूंगा ना अपनी लाइफ के, अपने एक्सपीरियंसेस से सिनेरियो निकाल के दूंगा, और जब आप एस्पेक्ट्स को मिस कर जाओगे तो मैं आपसे सवाल करूँगा वेयर इज़ योर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हाँ, अच्छा जी, प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ कहाँ कहाँ होती है सर? सिलेक्शन ऑफ मटीरियलिटी, सर जब मटीरियलिटी हम पढ़ेंगे एक सेपरेट स्टैंडर्ड है आइजा 320, उसमें डिस्कस करेंगे। असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क एक पूरी कहानी है, पूरा समंदर है, वो हम पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सर इसके अंदर सैम्पलिंग भी आ गया तुम्हारा, इसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर आ गया तुम्हारे, ठीक है। तो दो स्टैंडर्ड का समंदर इसके अंदर गिवन है। अप्लाइंग द IFRS, सर IFRS अलग है। असेसमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज बाय द मैनेजमेंट, सर इसके अंदर भी प्रोफेशनल जजमेंट यूज होती है। भाई कॉस्ट मॉडल पे चल रहे थे, अचानक से रिवैल्यूएशन मॉडल पर आ गया, रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे थे, कॉस्ट मॉडल पे जा रहे हैं, वेटेड एवरेज से फीफो पे चले गए, फीफो से वेटेड एवरेज पे आ गए। सर एक अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि नहीं? भाई पेट्रोल बेचता है वो, अकाउंटिंग पॉलिसी उससे रखिए फीफो, क्या ये सही है? नहीं। मैंने कैसे बताया? प्रोफेशनल जजमेंट। क्यों प्रोफेशनल जजमेंट? भाई मुझे पता है कि यार पेट्रोल है वो तो लिक्विड है, आप पुराना स्टॉक पड़ा है, नया स्टॉक उसके ऊपर आते तो आप अलग कैसे करोगे कि जो पुराना तेल आया वो पहले निकलेगा, नया तेल बाद में निकलेगा? अलग हो ही नहीं सकता। तो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग मेथड उस पर कौन सा है? वैल्यूएशन मेथड कौन सा है? सर वेटेड एवरेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। क्लियर है? तो यही चीज़ें प्रोफेशनल जजमेंट कहलाती है। जिस तरह से आपकी लर्निंग बढ़ती रहेगी, जितने तुम सिनेरियोज देखते रहोगे, तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उस लिहाज से इंक्रीज होता रहेगा। यहां तक बात क्लियर है भाई? अच्छा, मैनेजमेंट बहुत सारी अजम्पशन अप्लाई करती है, लाइक इम्पेयरमेंट की अगर मैं बात करूं, IS 36 में निकलता है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज में क्या होता है? कैश फ्लोज होते हैं, अगले 5 साल के कैश फ्लो, उसको उठा के तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, ठीक है। ये कैश फ्लो क्या है? फ्यूचर के कैश फ्लो है ना। क्या ये अकर हो गए? नहीं सर अकर नहीं हुए, ये तो आगे आने वाले सालों में अकर होंगे, ठीक है। एक्चुअल कैश फ्लो तो है नहीं सर। ये जब एक्चुअल कैश फ्लो नहीं है तो ये कौन से कैश फ्लो है? ये है सर एस्टिमेटेड कैश फ्लो। सर एस्टिमेटेड कैश फ्लो है तो ये किसी ना किसी के बेसिस पर होंगे, कोई अजम्पशंस मैनेजमेंट यूज की गई होगी कि फर्स्ट करोगे यार मैं एडिशनल प्लांट परचेज कर लूंगी, मैं एडिशनल ऑर्डर्स प्रोक्योर कर लूंगी, कस्टमर्स अक्वायर कर लूंगी, सप्लायर्स बढ़ा दूंगी। तो हर बेसिस, हर मैनेजमेंट की अजम्पशन कैश फ्लोज के अंदर ट्रांसलेट हो रही होती। तो क्या वो अजम्पशंस रीजनेबल है कि नहीं है? फर्स्ट करो यार मैनेजमेंट ने मुझे 5 सालों के आगे कैश फ्लो दिए, 6 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं और मैं पिछले साल का ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं 6 महीने के इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लूंगा और देखूंगा कि भाई साल का तो फिगर मेरे पास मौजूद है ना, 6 महीने तक इसमें से कितना टारगेट मैनेजमेंट ने अचीव कर लिया। भाई 40%, 50%, 60% तो अचीव कर लेना चाहिए था ना। तो एक्चुअल 6 महीने के रिजल्ट्स को मैं मैच करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि वो बेसिस स्ट्रांग बन रही है आगे के 5 महीने पर रिलाय करने के लिए कि नहीं। तो ये क्या शामिल हो जाएगी सर? मेरी प्रोफेशनल जजमेंट भी आ जाएगी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी आ जाएगा, क्वेश्चनिंग माइंड, ये एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, ठीक है। इवैल्यूएटिंग एंड फॉर्मिंग कंक्लूजन ऑन दी ऑडिट एविडेंस, भाई जो ऑडिट एविडेंस मैं ले रहा हूँ क्या वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए? सर एलिमेंट ऑफ ऑडिट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर की तरफ से कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या देगा? ओपिनियन देगा, और ओपिनियन की बेसिस क्या होती है? ऑडिट एविडेंस। तो सर क्या ऑडिट एविडेंस मुझे परसुएट कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने कि नहीं बने? तो सर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट। यहां तक बात क्लियर हो रही है दोस्त? किसी का कोई सवाल है यहां से? जी भाई, किसी का कोई सवाल है? तो जिस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने कोर्स के अंदर, उस तरह से हम केसेस देखते रहेंगे और प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मैं मुतवातिर तौर पे आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला कॉन्सेप्ट है ट्रू एंड फेयर व्यू। सर ये ट्रू एंड फेयर व्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? इन दी ऑडिट रिपोर्ट द ऑडिटर स्टेट्स वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। अब ट्रूथ और फेयरनेस, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रूथ एंड फेयरनेस इज नॉट डिफाइंड बाय एनी स्टैंडर्ड या कंपनीज एक्ट, कहीं भी डिफाइंड नहीं है। ट्रूथ एंड फेयरनेस क्या है? सर प्रोफेशनल जजमेंट कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ट्रू का मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन, जो बताइए वो सही है, फ्री फ्रॉम एनी एरर। फेयर मीन्स फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस। सर यहां पर क्या चीजें आ जाती है? एस्टिमेट्स, assumptions, ठीक है।
जो एक्चुअल रिजल्ट है वो तो एक्चुअल रिजल्ट है, लेकिन जो एस्टिमेट्स है वो भी फ्री फ्रॉम मैनेजमेंट बायसनेस है। सही है। फर्ज करो कि यार लॉयर ने बोला कि केस आपके फेवर में हो सकता है ना आए, अच्छा नहीं आए फेवर में, तो प्रोविजन देना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अगर अमाउंट सर्टेन नहीं है। सर अमाउंट सर्टेन नहीं है, एस्टिमेट तो देना पड़ेगा। सर वो जो एस्टिमेट दे रहा है ना उसके अंदर मैनेजमेंट बायसनेस है। हो सकता है बड़ा अमाउंट दूँ, 500 मिलियन का दूँ, तो हो सकता है मेरा शेयर होल्डर भाग जाए कि भाई कंपनी पे तो इतना बड़ा फटका पड़ने वाला है, उसका इंपैक्ट ईपीएस पे आ जाएगा, शेयर प्राइस पे आ जाएगा। तो मैनेजमेंट विल बी इंक्लाइंड कि वो जो कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर है ना, 500 मिलियन का अमाउंट शो नहीं करे, वो करे 150 मिलियन, 50 मिलियन, इतना। सही है, ताकि यूजर पे इतना बड़ा कोई इंपैक्ट ना पड़े। फिर इसी तरह अगर मैं कैश फ्लो बना रहा हूँ फ्यूचर के वैल्यू इन यूज निकालने के लिए, तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दिखाऊंगा, सेल्स बढ़ाऊंगा, मैं बोलूँगा यार मैं कॉस्ट रिडक्शन की तरफ जा रहा हूँ, एडमिन एक्सपेंसेस कम कर लूँगा, मैं बोलूँगा यार मैं लोकल परचेज कर रहा हूँ, इंपोर्ट नहीं कर रहा मैं आगे जाके। तो भाई वो डिमॉन्स्ट्रेट भी होने चाहिए मैनेजमेंट एक्शन से। ठीक है, तो मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी इंक्लाइंड टू शो बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड बेटर फाइनेंशियल पोजीशंस। इसको हम और डिस्कस करेंगे जब हम आइजा 240 पढ़ेंगे फ्रॉड का। अभी के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, फिर आ जाओ मडीआरटी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट वाज मडीआरटी। एनी अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इज मटीरियल टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज द इकोनॉमिक डिसीजन? भाई शेयर होल्डर है, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना हमने, शेयर होल्डर है भाई, वो शेयर होल्डर फर्दर शेयर्स खरीदे या बेच दे, डिविडेंड अप्रूव करे या डिसअप्रूव कर दे, मर्जर अप्रूव करे या नहीं करे। भाई इस तरह के इकोनॉमिक डिसीजन है, शेयर होल्डर है। बैंक क्या लेगा? भाई लोन दूं नहीं दूं, ऑलरेडी जो लोन दिया हुआ है उसकी रीस्केड्यूलिंग करूं कि नहीं करूं। भाई सप्लायर क्यों देख रहा है कि भाई मैं इसको क्रेडिट पे माल सप्लाई करूं कि नहीं करूं, उसकी इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि नहीं है। भाई कस्टमर क्यों देख रहा है कि कल को मैं इसको कोई बड़ा ऑर्डर दे दूं और मैं इसको एडवांस पेमेंट ना दूं तो क्या ये मेरे ऑर्डर को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है भाई। तो ये एक सिचुएशन है। आवाज क्लियर है ना भाई? हाँ बच्चों, अच्छा जी। इंटरनल कंट्रोल्स, व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल्स? इंटरनल कंट्रोल्स पे सर एक सेपरेट चैप्टर है, क्योंकि हम इंटरनल कंट्रोल्स का जिक्र करते रहेंगे। तो यहाँ पर वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स, वो मैंने सारे जार्गन्स यहाँ पर डे 1 पे आपको इंक्लूड करके दे दिए, ताकि जब हम आगे एडवांस लेवल पे जाए ना वहाँ पर कोई मसला ना हो, वहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हो आपको। ठीक है, डे 1 से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इंटरनल कंट्रोल्स इज अ प्रोसेस सिस्टम बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट शुड वर्क एज इट शुड वर्क। भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। रिस्क क्या है? लॉस आ जाए। तो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मेंटेन करने के लिए, कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, कंपनी अपनी कंप्लायंसेस मेंटेन करने के लिए कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है। और वो इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं कि अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने लगे। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? भाई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा है भाई, 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस। सही है, ये तीनों चीजें मीट होती रहे, मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, तो बिजनेस चलता रहेगा। भाई ये चीजें मीट ना हो तो इसके लिए रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है। तो मैनेजमेंट इसके लिए कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है, कुछ मैकेनिज्म लगाती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ प्रोसीजर बनाती है, कुछ कायदे कवानीन बनाती है कि ये सब चीजें उसी तरह चलते रहे जिस तरह मैं चाहती हूँ। कंट्रोल्स ओवर रिसीविंग कैश, कंट्रोल्स ओवर एक्सपेंडिचर, कंट्रोल्स ओवर इनकम, कंट्रोल्स ओवर ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है कि भाई पेमेंट आ रही है, एनजीओ में बैठे हो, पेमेंट आ रही है, पेमेंट जा रही है, पेमेंट रिकॉर्ड हो रही है, वॉल्ट से पैसा निकल रहा है, वॉल्ट से पैसा जा रहा है। तो इनके लिए कोई सेपरेट बंदे मौजूद हो। अगर नहीं हो, एक ही बंदा सारा काम कर रहा हो, तो कन्फ्यूजन करना बहुत आसान रहेगा। फर्ज करो मैंने 2 बंदे रख दिए, ठीक है, एक बंदा बैठा हुआ है जो रिसीव कर रहा है, एक बंदा है जो पेमेंट कर रहा है। ये दोनों बंदे आपस में मिल गया तो ये दोनों भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे एडिशनल कंट्रोल कुछ रखने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से, अपने एपेटाइट के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखते हुए कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है। बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़े। अच्छा जी, ये चीज़ क्लियर है कि भाई ये इस चीज़ को एग्जामिनर जो है ना वो जगह जगह टेस्ट करता है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रा देख लो। द ऑडिटर ऑब्टेन्स an understanding of the relevant controls to the financial statement to ensure that they are well designed and remain effective throughout the period of the financial statement. The assessment of internal controls directly affects the design and nature of audit procedure to be performed by the auditor.
सही है। इस चीज़ को और ज़्यादा समझ में आएगा जब हम ऑडिट रिस्क को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इंटरनल कंट्रोल जितने अच्छे होंगे, घर का निज़ाम जितना अच्छा होगा, तो आपकी एश्योरेंस उतनी अच्छी आएगी। ठीक है, फर्ज कर आप किसी घर में रिश्ता लेने के लिए गए, सही है, उस घर का आपने इंटरनल इन्वायरमेंट देखा, इंटरनल कंट्रोल देखा, बहुत अच्छा है यार, सोमो सलाद के पाबंद है और झूठ नहीं बोल रहे, घर भी साफ है, तो आप वहाँ पे रिश्ता कर लोगे आराम से, लड़का और लड़की हो जो भी, आप रिश्ता कर लोगे। क्यों? ओवरऑल कंट्रोल अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल कंट्रोल अच्छा नहीं होगा बट वो क्लेम करेंगे सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर आप इन्वेस्टिगेट करोगे ज़्यादा, सही है, आप इंक्वायरीज करोगे, आप पड़ोसियों से पूछोगे, आप दूसरे लोगों से पूछोगे कि यार यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप रिश्ते वाली आंटियों को इन्वॉल्व करो, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करोगे कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल से इतने अच्छे नहीं है। जब इंटरनल कंट्रोल से इतने अच्छे नहीं है तो आप वेरिफिकेशन की एक्सटेंट अपनी बढ़ा देते हो, क्योंकि आपको कंफर्ट चाहिए होता है, एश्योरेंस चाहिए होती है कि यार यहाँ पे मैं रिश्ता करने जा रहा हूँ, ये जगह सही भी है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से जब ऑडिटर एश्योरेंस देता है कंपनी के ऊपर, और कंपनी के जब इंटरनल कंट्रोल्स बिगड़े होते हैं, कंपनी के अंदर कुछ पॉलिसीज नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, तो यहाँ पर रिस्क के, एरर के चांसेस, फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता। जब ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता तो ऑडिटर को एश्योरेंस लेने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसका मतलब ज़्यादा सैंपल सिलेक्ट करने पड़ते हैं, ज़्यादा सैंपल सिलेक्ट करने पड़ते हैं, इसका मतलब ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्यों? ताकि मैं उस लेवल ऑफ एश्योरेंस को अचीव कर सकूँ, मीट कर सकूँ, ताकि मैं कह सकूं हाँ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड। तो क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन देता है? नहीं सर, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन नहीं देता, इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करता है ताकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट को डिटरमाइन कर सके, ये डिटरमाइन कर सके कि मुझे एक्चुअल में जो ऑडिट प्रोसीजर है, जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, वो कितने परफॉर्म करना चाहिए। सर जितने सब्सटेंटिव प्रोसीजर में ज़्यादा परफॉर्म करूंगा उतनी मेरी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, उतना ही ज़्यादा मुझे काम करना पड़ेगा, जितने सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम करूंगा उतनी मेरे टाइम कम लगेगा, उतनी कॉस्ट मेरी कम आएगी। तो डिपेंड किस पे करता है? सर डिपेंड करता है इंटरनल कंट्रोल्स पे। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो मुझे कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर करके ज़्यादा एश्योरेंस मिल सकती है। अगर इंटरनल कंट्रोल्स माठे होंगे, बुरे होंगे, तो मुझे अपनी लेवल ऑफ एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन को, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस को मीट कर सकूं। इसका मतलब सर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन नहीं लेता, लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करता है ताकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को डिटरमाइन कर सके। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी, व्हाट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट? एक और कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट? ऑडिटर इज नॉट and cannot be expected to reduce the audit risk. Audit risk क्या है भाई? Audit risk ये है कि सर financial statements are not prepared in accordance with international financial reporting standards. अच्छा जी, क्या है भाई? Audit risk के auditor is not and cannot be expected to reduce the audit risk to zero and cannot therefore obtain an absolute assurance. टर्म्स को हाईलाइट करता जाऊंगा मैं, absolute assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error because of inherent limitations of an audit, which results in most of audit evidence being persuasive rather than conclusive. अच्छा सर, ये inherent limitations का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये माजी में आप 1901 के अगर ICAP के 5 पेपर उठाओगे ना, उसके अंदर मुतवातिर तौर पे ये चीज़ें टेस्ट हुई हैं, लेकिन ये इतने बेसिक लेवल की चीज़ है कि अब ये चीज़ टेस्ट नहीं होती, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं छोटे मार्क्स की डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेस्ट हो जाती है, बैक ऑफ द माइंड आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स है इन कैफे, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैनेजमेंट आई है, मैनेजमेंट कह रही है कि यार मैं ऑडिटर चाह रही हूँ, शेयर होल्डर कह रहा है कि भाई हमने उस ऑडिटर को अपॉइंट करना है जो हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस है। भाई ये क्या कहते हो कि मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं है? मुझे ये बोलो कि मिसस्टेटेड नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि जैसे मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था, मटीरियल का मतलब 80% ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड। शेयर होल्डर बोलते हैं नहीं, मुझे तो 100% एश्योरेंस चाहिए, मुझे 100% एश्योरेंस चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसस्टेटेड। मुझे ये नहीं बताओ कि मटीरियल मिसस्टेटेड नहीं है, मुझे ये बताओ कि मिसस्टेटेड नहीं है। मैं कहता हूँ सॉरी, मैं आपको ये ओपिनियन नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड 100% इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। मैं ये कह सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। सर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट क्या होती हैं? आइए सर डिस्कस करते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट को। सर तीन चीजें, फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं आईएफआरएस के हिसाब से, और आईएफआरएस के हिसाब से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो आईएफआरएस के अंदर मल्टीपल लेवल पे एस्टिमेट्स होते हैं भाई। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सही है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू क्या है? एस्टिमेट है भाई, इतने पे बिकेगा, जरूरी थोड़ी इतने पे बिके। सर वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज में कैश फ्लोज है, कैश फ्लोज क्या है? एस्टिमेट है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस एनआरबी पे निकाल दो ना, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल, तो कॉस्ट टू सेल क्या है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल। तो ये फ्यूचर की सेलिंग प्राइस है, फ्यूचर की एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल है कि भाई उस इन्वेंट्री को बेचने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो सर जगह जगह पे ये एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, जगह जगह पे जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, एंड मैनेजमेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर प्रोन टू बायसनेस। तो सर उस जजमेंट में, उस एस्टिमेट में जब एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है तो मैं उस अनसर्टेनिटी पे बीइंग एन ऑडिटर 100% एश्योरेंस किस तरीके से दे सकता हूँ? हाँ, एक बात होती है कि भाई एक चीज़ स्टैब्लिश हो चुकी है तो मैं उस पर 100% एश्योरेंस दे दूँ। भाई एक चीज़ खुद ही एस्टिमेट है, जजमेंट है, डेप्रिसिएशन। सर 5 साल में डेप्रिशिएट करता हूँ मैं अपने कंप्यूटर को, 5 साल में, ठीक है। क्या 5 साल बाद वो कंप्यूटर बंद हो जाता है? नहीं, चलता रहता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? यूजफुल लाइफ क्या है? सर ये एक एस्टिमेट है, उसके बाद भी चलता है। सर डाउटफुल डेट, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, भाई आगे कस्टमर कितना डिफॉल्ट कर जाएगा, मेरा पैसा कितना पैसा वापस नहीं लेगा, भाई एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे करते हो। भाई पहले इनकर्ड बेसिस पे डाउटफुल डेट बुक होता था, अब क्या होता है भाई? एक्सपेक्टेड लॉस अलाउंस बुक होता है आईएफआरएस 9 के तहत। तो भाई कस्टमर ने डिफॉल्ट मार दिया, नहीं, आप कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल देखते हो, उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करते हो, मॉडल्स लगाते हो, आईएफआरएस 9 के ईसीएल के मॉडल लगाते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि भाई एज पर माई जजमेंट क्या ये कस्टमर डिफॉल्ट कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, कर जाएगा तो कितना अमाउंट मेरा प्रिंसिपल का इंटरेस्ट का डिफॉल्ट कर जाएगा, जो मैं एक्सपेक्ट करूं कि आगे नहीं मिलेगा, उसका मैं प्रोविजन बुक कर लेता हूं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर वो प्रोविजन क्या है? वो एस्टिमेट है। सर जब इन एस्टिमेट्स के अंदर, एस्टिमेट अमाउंट्स के अंदर एस्टिमेट्स होंगे, एस्टिमेट्स के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बायसेंस होगा, तो मैं उस पर 100% ओपिनियन किस तरीके से देख सकता हूँ? सर ये है मेरा इनहेरेंट लिमिटेशन नंबर 1। दूसरा ऑडिट प्रोसीजर है। सर ऑडिट कौन करवाइए? मैनेजमेंट। सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिक्वेंट इवेंट की एग्जांपल दी कि मैनेजमेंट आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, आपके पास नोटिस आ गया, मैनेजमेंट ने लेटर उठाया, दराज में डाल दिया सीएफओ ने, आपको नहीं दे रही। क्यों? अगर आपको दे दिया तो आप एडजस्टमेंट करवा दोगे, क्योंकि कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, इसकी तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, आप एडजस्टमेंट करवा दोगे, वो इस वक्त एडजस्टमेंट लेने के मूड में नहीं है। तो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ड्यू टू फ्रॉड और एरर इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया, तो हो सकता है भाई फ्रॉड, वेल कंसीव फ्रॉड हो ना। एक होता है एरर, एरर आपको पता लग गया, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया, क्यों? अनइंटेंशनल था। मैंने बोला भाई ये बंद हुआ है, आपकी सेल्स गलत बुक हो गई, मैनेजमेंट ने बोला ओ सॉरी ये तो नेक्स्ट ईयर वाली सेल्स थी, मैंने इस साल गलती से बुक कर ली, कोई मसला नहीं है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। मैनेजमेंट करेक्ट कर ली। एक बार ऐसे हुआ है भाई, अगले साल की सेल है, मैनेजमेंट ने गलत वाउचर मारा है। क्या? गलत वाउचर मारा है, फ्रॉड किया है, मिसरीड किया है, जेवी गलत बना दी, जेवी गलत बना दी, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए, फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाए, कल्यूजन किया। तो जब एक चीज जानबूझ के गलत की गई है तो उसको मैनेजमेंट छुपाएगी भी, आपको कभी नहीं बताएगी कि यार ये चीज गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि इंटेंशनली उसने इस तरह की हरकत की है। ऑडिट इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ रॉन्ग। भाई ऑडिट है सिंपल सा, आप जाते हो रीजनेबल एश्योरेंस लेते हो, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है। आप बैठ के किसी को लाटे बंद करके चंबे थोड़ी कराते हो, चमाटे थोड़ी मारते हो तो भाई क्या है, दया नहीं बन जाते आप, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं करते। आप एक रीजनेबल हद तक एफर्ट करते हो, रीजनेबल एश्योरेंस लेते हो और आ जाते हो काम करके। ऑडिट इज नॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ 100% करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। भाई आपका तो काम ही सैंपल बेसिस पे होता है। ऑडिट इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिटी एंड सैम्पलिंग। भाई मटीरियल स्टेटमेंट देखते हो, नहीं है, जो चीज़ मटीरियल नहीं है ऑडिटर उस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। ऑडिट का काम ही सैम्पलिंग बेसिस पे होता है। आप 100% ट्रांजेक्शन को टेस्ट नहीं करते हैं। सर जब आप 100% किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करते तो आप 100% एश्योरेंस किस तरीके से दे सकते हो? ये है मेरा इनहेरेंट लिमिटेशन नंबर 2। ऑडिट मस्ट बी कंडक्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड कॉस्ट। आपको पता है कि भाई एजीएम की एक सर्टेन टाइमलाइन है, उस पीरियड में एजीएम हो जानी चाहिए, उससे पहले 21 दिन का नोटिस है, बोर्ड हो जानी चाहिए, उससे पहले बोर्ड का 7 दिन का नोटिस है, उससे पहले भी कुछ लवाजमात है। भाई मैनेजमेंट भी देखती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनली बोर्ड लेटर को देखती है, ऑडिट रिपोर्ट को देखती है, उसके बाद रूबल्स डिस्कशन होती है, उसके बाद जाके वो डिलीवरेबल्स फाइनल होता है, उसके बाद जाके ऑडिटर इनिशियल करता है, फिर ऑडिट रिपोर्ट आगे जाके साइन होती है, तो इसके लिए टाइम रिक्वायर होता है। तो इफेक्टिवली ऑडिट के लिए, लिस्टेड कंपनी के ऑडिट के लिए 1.5 से 2 महीना
बच रहा है। तो मैनेजमेंट ने जो काम 12 महीने बैठ के किया, ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली कि उस काम को बैठ के कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर कंक्लूड कर ले। तो क्या है भाई, टाइम कम होता है। ऑडिट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम enabling management to comply with regulatory requirement for approval of FS by the shareholder in annual general meeting। क्या ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? हाँ बच्चों, ऑनलाइन वाले बता दो जल्दी से, आगे बढ़े। अकाउंटेबिलिटी एंड स्टीवर्डशिप, भाई ये कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड स्टीवर्डशिप। दुनिया में सबसे पहले कौन आया? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी को चला नहीं सकते तो उन्होंने अपॉइंट किया मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट को अपॉइंट किया मैनेजमेंट टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, इसके लिए दुनिया में कौन आया? ऑडिटर। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, 3 पार्टी रिलेशनशिप को। अब आओ पढ़ते हैं। एन ऑडिट ऑफ अ कंपनीज अकाउंट्स इज इंडीड बिकॉज इन कंपनीज द ओनर्स of the business are not often the same person as the individual who manage and control the business. The shareholders own the company is managed and controlled by the directors. The directors have stewardship role. Stewardship मतलब जो शिप होती है ना, उसका जो हैंडल है, स्टीयरिंग है, डायरेक्टर्स के पास ये कमांड होती है कि भाई कंपनी को डिसीजन लेके कहाँ पे ले जाएं। दे लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड मैनेज देम ऑन बिहाफ ऑफ द shareholder. In a small company, the shareholder may be the same people as directors. However, in most large companies, the 2 groups are different. मतलब board of directors different होते हैं बड़ी कंपनीज में, और shareholders different होते हैं। कोई फैमिली ओन बिजनेस है, सेठिया कंपनी है, तो उसमें डायरेक्टर्स भी वही होते हैं, मैनेजमेंट भी होते हैं। वही बोलते हैं भाई हमारी छोटी कंपनी हमारी है, अलग से CFO रख के क्या करें, अलग से CEO रख के क्या, हम ही मैनेज कर लेते हैं फिर इसको। So the relationship between the shareholders of a company and the board of directors is also an application of general principle of agency. The concept of agency applies whenever one person or group of individual acts as an agent on behalf of someone as the principal. तो यहाँ पे shareholder कौन हो जाते हैं? Principal हो जाते हैं। agent कौन है? Directors हैं। The agent has a legal duty to act in the best interest of the company principal and should be accountable to the principal for everything he does as an agent. तो tool of accountability क्या है बेटा? Financial statements. As agents of the shareholder, the board of directors should be accountable to the shareholders for directors to show their accountability to the shareholders. It is general principle of the company law that the directors are required to prepare annual financial statements which are presented to the shareholders for their approval. Tool of accountability is the preparation of financial statement. बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? हाँ भाई रिकॉर्डेड वाले तुम्हें भी बोलना है क्लियर है, बोलो क्लियर है। हंस क्या रहा है भाई, बोलो क्लियर है, शाबाश। ओके आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स यूजर्स, एक्सपेक्टेशन गैप। भाई एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है? एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन गैप? हाँ सही है, तवक्कुआत। ठीक है, शेयर होल्डर जब ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो उसकी ऑडिटर से तवक्को क्या होती है? नंबर 1 कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 100% ऑडिट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जितने भी फ्रॉड, जितने भी एरर होंगे सारे करेक्ट होके मेरे पास आएंगे। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब शेयर होल्डर के पास आएंगे तो उसके अंदर कोई भी फ्रॉड या कोई भी एरर, कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं होगी। ऐसा ही है भाई, जितनी भी सेल्स की हैं, जितनी भी कॉस्ट इनकर की, जितने भी एक्सपेंसेस की हैं, ऑडिटर जाके 100% वेरीफाई करेगा। ये एक और एक्सपेक्टेशन गैप है, शेयर होल्डर ये समझता है। फिर ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट ऑल द मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिटर कहता है, ऑडिटर को रखा इसलिए कि चेक करो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने कि नहीं बने। तो ऑडिटर 100% एश्योरेंस रिपोर्ट देता है मुझे। नंबर 2, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता है। ये एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ऑडिटर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है। जब मैं ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाऊंगा तो मैं उस पर ओपिनियन कैसे दे सकता हूं? ये तो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस का रिस्क आ गया, ये तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। भाई मैं अपने ही काम को किस तरीके से टेस्ट कर सकता हूं? अपनी ही बनाई हुई चीज को किस तरह मैं क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकता हूं? मैं कर ही नहीं सकता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाती है दोस्त? मैनेजमेंट बनाती है। तो सर ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है जो शेयर होल्डर्स के पार्ट पे होती हैं। ठीक है, ऑडिटर प्रोवाइड सर्टिफिकेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर 100% करेक्ट। ऑडिटर चेक्स 100% ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट ऑल द मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या है? सारी की सारी बोलो भाई मिसकंसेप्शंस हैं। रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन गैप, शेयर होल्डर्स टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द ऑडिटर if they suffer any loss due to management fraud or error without understanding how the auditor is performed। भाई कोई फ्रॉड आया, कोई एरर आया, टक करके ऑडिटर को नोटिस आ गया, भाई तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे,
बगैर ये सोचे समझे कि ऑडिटर का रोल है क्या। तो सर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऑडिटर का रोल है क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है सारी की सारी मिसस्टेटमेंट के लिए? नहीं सर, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मटीरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में ही लिख रहा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। सही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड। ऑडिटर ये नहीं कहता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड, ऑडिटर क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड। सही है। अच्छा जी, वेज टू रिड्यूस एक्सपेक्टेशन गैप। अब इस ऑडिटर के जो एक्सपेक्टेशन गैप है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए? सर रिड्यूस ऐसे किया जाए, मेंशनिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एंगेजमेंट लेटर एंड ऑडिट रिपोर्ट। जब हम एंगेजमेंट लेटर पढ़ेंगे, जब हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना to prevent the financial statement from being materially misstated whether due to fraud or error, to provide the auditor with all the information, to provide the auditor with additional information, to provide the auditor with unrestricted access to the person within the organization with whom the financial statements information is available, audit evidence is available, to provide written representation at the end of the audit। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? मैनेजमेंट की है। ठीक है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस on the financial statement that financial statement have not been materially misstated। क्लियर है? तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी होती है, इंगेजमेंट लेटर के अंदर भी होती है। सर इंगेजमेंट लेटर किसका होता है? इंगेजमेंट लेटर दिया जाता है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट के साथ स्कोप डिसाइड होता है कि भाई आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन ऑडिटर, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस होती है? शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को अलग से बता दो कि भाई जो मैंने ऑडिट किया है इसमें मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है और मेरी ये जिम्मेदारी है, तो मुझसे अगर सवाल करना ना तो मेरी जिम्मेदारी के हद तक ही करना। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल मैनेजमेंट से करोगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल मुझसे करोगे, आई एम आंसरेबल। क्लियर है? अच्छा जी, एक्सपेंडिंग एंड एनहांसिंग द फॉर्मेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। सर माजी के अंदर ये होता था कि एक एंकर होते थे हमारे मुबशिर लुकमान, वो पीआईए स्टील मिल की रिपोर्ट उठाते थे और कहते थे भाई ये पीआईए स्टील मिल का ऑडिट किया है इस फलानी फर्म ने, और 2009 की रिपोर्ट सेम है, 2010 की रिपोर्ट सेम है, 2011 की रिपोर्ट सेम है, 2012 की रिपोर्ट सेम है। तो भाई ईयर एंड चेंज होता था, रिपोर्ट सेम रहती थी। भाई स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है, उसको पता ही नहीं था कि ऑडिट स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अगर तुम खोल के देख लेते तो तुम ये सवाल ही क्रिएट नहीं करते। लेकिन आईएसबी को ये लगा कि यार यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन गैप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लग रहा है कि हर साल ऑडिट सेम पैटर्न पे हो रहा है, कुछ अलग ही नहीं हो रहा। तो फिर आइजा 701 इंट्रोड्यूस किया गया की ऑडिट मैटर, कि भाई वो मैटर्स भी डिस्क्लोज करना शुरू करो, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताना शुरू करो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि भाई कौन से कंटेंशियस मैटर ऐसे थे जिस पे मैनेजमेंट से ऑडिटर की रोबस्ट डिस्कशन हुई है, किस ऑडिट एविडेंस को हासिल करने में एफर्ट्स लगी हैं, किस एरिया में सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स और जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो भाई यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताओ ताकि पता चले भाई क्रिटिकल एरियाज ऑफ ऑडिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे रहे और ऑडिटर ने उसको की ऑडिट मैटर क्यों तस्वुर किया और उस पर काम क्या किया, क्या एफर्ट्स किए हैं उस पर एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए। फिर इसी तरह से आप मिटिगेट करने के लिए एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ डालते हो, एडिशनल कम्युनिकेशन करते हो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, अदर मेटा पैराग्राफ डालते हो, आप बताते हो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि जो बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुई हैं या डिस्क्लोज नहीं हुई हैं थ्रू अदर मेटा पैराग्राफ। क्लियर है भाई? एक्सपेक्टेशन गैप को इस तरह से ऑडिटर चाहे तो फर्दर रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। इंप्रूव द गवर्नेंस स्ट्रक्चर थ्रू लेजिस्लेशन। भाई कंपनी अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करे ना, एजुकेटिंग, और दूसरी चीज क्या है भाई, एसईसी भी इंप्रूव करे अपने गवर्नेंस लेजिस्लेशन को, उसके अंदर क्लैरिफाई करे भाई ऑडिटर का क्या रोल है, कंपनी का क्या रोल है। फिर क्या हुआ भाई, एसईसीपी ने रेगुलेशन निकाले, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन 2000 रेगुलेशन 2018, उसमें ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट दिए हैं, उसके अंदर बताया भाई मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, और वही ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे होते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने के लिए एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। क्लियर है भाई? फिर एजुकेटिंग क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑडिटर अटेंड करता है बोर्ड मीटिंग, ऑडिटर अटेंड करता है ऑडिट कमेटी मीटिंग, ऑडिटर अटेंड करता है एनुअल जनरल मीटिंग, सारे स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करता है, मैनेजमेंट से मल्टीपल मीटिंग करता है और ये क्लियर करता है कि भाई इसके अंदर ऑडिट के अंदर मैनेजमेंट का क्या स्कोप है और हमारा क्या स्कोप है ड्यूरिंग दी ऑडिट। बात क्लियर हो रही है?
जी सर, ठीक है। तो आज इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास इंशाल्लाह ताला थर्सडे को होगी, सेम टाइम, ठीक है। तो सेम टाइम पे होगी, नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ऑडिट रिस्क का। ऑडिट रिस्क का एक बहुत हमारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।